तो सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष नागकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में। तो ये हमारी सीरीज़ का अगला श्रृंखला है और ये श्रृंखला ऐसी है कि इसमें हमको जो चीज़ें पढ़नी है वो क्या है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मैंने पहले भी फ़ायदे बताए हैं, अभी भी फ़ायदे बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव हम नॉर्मल नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई मैं आंसर बताने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, है ना, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कराने के लिए बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टिक करा रहा हूँ एमसीक्यू। यहाँ पे जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हम हर एक शब्द का मतलब समझ रहे हैं और उन मतलब, क्योंकि जब हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं या फिर आपतन कोण बोलते हैं तो उसका मतलब हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा विशेष है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में मान लो ये पूछ लिया, अगले एग्जामिनेशन में उसकी डेफिनेशन पूछ ले या फिर अपवर्तन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उससे से आने वाले कम से कम 3-4 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे टॉपिक आपसे बन जाए और साइंस में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे पूरे के पूरे कोर्सेज जो लगातार आ रहे हैं उसको अपना स्नेह और प्यार दीजिए और उस सेशन को ज़रूर देखिए। और कोई भी डाउट होती है तो दिए हुए नंबरों पे, दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप उसको ज़रूर डिस्कस करिए, जिससे आगे भी हम उतनी ही पोटेंशियलिटी के साथ अपने क्वेश्चन बैंक को लेकर के आ सकें, अपने पूरे के पूरे सेशन को लेकर के आ सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कंप्लीट सेशन। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो भाई साहब छोड़ने का काम मत करिएगा। चाहे 2x में देखिए, चाहे आप 1.5x में देखिए, लेकिन सेशन को एंड तक ज़रूर देखिए। इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, वन लाइनर को लिखना ज़रूर शुरू करिए। ओके, तो जो सबसे पहला प्रश्न आज हमारे सामने है वह यह है कि द क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंट एंगल ऑफ लाइट एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। भाई साहब, प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण होगा जब अपवर्तन कोण का मान होगा। भाई साहब, तो सबसे पहले हमको समझना क्या है? सबसे पहले हमको जो समझना है वो अपवर्तन समझना है। अच्छा, अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? तो समझो ज़रा सा, दो माध्यम होते हैं। अगर एक माध्यम सघन है और एक माध्यम आपका रेरर है तो होता क्या है, अपन को ये थोड़ा सा आइडिया है पहले भी। मान लो ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, मतलब ये सघन मीडियम है। तो होता क्या है, जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है वो लंबवत की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। और दूसरा केस क्या होता है दोस्तों? दूसरा केस जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब कि ये मीडियम होगा आपका डेंसर मीडियम और ये मीडियम होगा रेरर मीडियम। तो जब भी कभी प्रकाश की किरण आएगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ जो कि ये होगा, उस ओरिजिनल पाथ में ना जा करके लंबवत से थोड़ा सा दूर चली जाएगी। ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो अगर डेंसर से रेरर मीडियम आ रही है मेरे दोस्त, तो होता क्या है, ये दूर जाना शुरू करती है। अब इतना बताओ ज़रा कि मैं इसको थोड़ा सा और झुकाऊँ। जब मैं इसको थोड़ा सा और झुकाऊँगा, समझना ज़रा, बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको और झुकाया तो जनता क्या कहती है, आप लोग ये कहते हो कि ये सीधे जाने की जगह थोड़ा सा और टिल्टेड चला जाएगा, ठीक है, अपने पाथ को बदल देगा। अगर मैं पूछूं कि मेरे भाई इतना बता दो कि मैं इसको इतना झुकाता हूं, ठीक है, तो क्या एक पॉइंट ऐसा ना आएगा कि ये सीधे जाने की जगह एकदम इस लाइन में चला जाएगा, इस लाइन के थ्रू जाना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बताओ, अगर मैं इससे आधा डिग्री भी और घुमा दिया तो ये दूसरे माध्यम में जाएगा कि उसी माध्यम में वापस आना शुरू हो जाएगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? वो उसी माध्यम में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा, एक माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आ गया, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहा करते हैं, ठीक है। तो भाई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है आपका? तो वो एंगल जिससे 1 डिग्री भी तुम बढ़ा दोगे तो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल क्या कहलाता है दोस्त? ये एंगल जो कहलाता है, अगर आप देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई मेरी, ये आपका कहलाता है एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आंसर होगा आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलिए, क्रिटिकल एंगल तो हो गया। ये 90 डिग्री आपका जो बन रहा है, मतलब इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहलाता है। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रांतिक कोण के केस में कितना होगा? उत्तर होगा 90 डिग्री। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, ये मोबाइल स्क्रीन में, ये कि फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू, प्रकाश वोल्टी सेल सौर ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बताओ जल्दी से, कौन सी ऊर्जा में? सबको मालूम है, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट करता है मेरे भाई?
इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को आपके बिजली में कन्वर्ट करता है, ये क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, ये कहलाता है फोटोवोल्टाइक सेल का फंक्शन। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, अच्छा अब जल्दी से अगर मैं पूछूं कि केमिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं दोस्तों, सेल। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि इसमें नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स बताओ कौन सा होता है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कोई बता सकता है मुझे? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब उसको रीन्यू नहीं किया जा सकता है, बताओ, मतलब वो रीन्यूएबल नहीं होता है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। तो इसका उत्तर क्या होगा? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होगा? सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर, वेव पावर। आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो क्या होगा मेरे भाई? तो हाँ, सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, ये तो बोलना ही भूल गया मैं। जितने भी कंटेंटर हैं मैं आप सभी के कमेंट्स यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी के आंसर्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। तो आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या होगा मेरे भाई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? तो आप कहोगे बताओ हाइड्रो पावर है। अच्छा, बड़ा उटपटांग बात कर दिया। क्यों कर दिया मैं उटपटांग बात? अपन को लगता नहीं कि हाइड्रो पावर होगा। ये बताओ हाइड्रो पावर जो होती है वो कहाँ होती है? हाइट में होती है। और एक बार पानी नीचे आ गया तो फिर से इस पानी को ऊपर इस्तेमाल में लाने के लिए अपन को वापस से एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये खुद ब खुद ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसका उत्तर होगा हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रो पावर। अच्छा, अगला प्रश्न है, अ वायर ऑफ रेडियस r has resistance capital R. If the radius of wire is reduced to r by 2, the resistance of the wire will be. एक तार की त्रिज्या r है, उसका प्रतिरोध कैपिटल R है। अगर तार की त्रिज्या r से घटाकर r/2 हो जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला चाहिए होगा जो आपका प्रतिरोध का सूत्र होगा। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? वो होता है रो L/A। ठीक है, रो क्या कहलाता है आपका? रो कहलाती है रेजिस्टिविटी, जिसको हम एक तरीके से और क्या कह सकते हैं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल तो बदला है नहीं, क्या लेंथ बदली है? तो लेंथ में भी कोई बदलाव यहाँ पे मेंशन नहीं है। बदला क्या है? एरिया। एरिया आपका क्या होता है जल्दी से बताइए? एरिया आपका ये त्रिज्या का एरिया होता है। ठीक है, ये r रहा, अब r/2 हो जा रहा है, मतलब आधा हो जा रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, जनता कहती है पाई r²। इसको आधा करने का मतलब होता है दोस्तों r/2 का होल स्क्वायर। r/2 का होल स्क्वायर मतलब अगर मैं कहूँ तो ये पाई r²/4 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे 4 है और एरिया नीचे लिखा जा रहा है, तो ये इसकी जगह जैसे ही मैं पाई r²/4 लिखूं तो 4 ऊपर जाएगा, और 4 ऊपर जाएगा मतलब 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल r कर देगा। इसका उत्तर हो जाएगा 4r। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। बकमिंस्टर फुलरीन किसका अपरूप है? तो किसका अपरूप होता है जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन 10। तो कार्बन का, बिल्कुल ठीक बात, कार्बन का अपरूप होता है ना। अच्छा, कार्बन के अपरूप को मैं 2 भागों में मुख्यतः विभाजित करता हूँ। एक होता है जो क्रिस्टल रहता है, एक पाउडर फॉर्म में रहता है, जिसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। तो इसको मैं क्रिस्टल के फॉर्म में डिवाइड करता हूँ अपरूप इसका, और दूसरा आपका पाउडर फॉर्म में विभाजित करता हूँ। क्रिस्टल के फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो मुख्यतः 3 होते हैं। तो आप क्या कहोगे? डायमंड होता है, हीरा होता है, दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल की नोक में लगा होता है, तीसरा आपका ये बकमिंस्टर फुलरीन होता है मुख्यतः। ठीक है, पाउडर फॉर्म में आपका कोल वगैरह होता है, कोल होता है मतलब कोयला होता है, कोक होता है, ये सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में होते हैं। और ये किसके एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो आप कहोगे ये सभी के सभी कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। और क्रिस्टलाइन अगर फॉर्म पूछ लिया जाए तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका CH3CH2OH अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। आपका ये KMnO4 यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करता है? तो ध्यान रखना KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैटलिस्ट भी होता है ये, लेकिन ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तभी इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 थी, ऑक्सीजन की संख्या 1 से बढ़कर के 2 हो गई। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है मेरे भाई? तो आप कहोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए आराम से देखिए प्रश्न को और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बताइए अगला प्रश्न, K for CH3CWOH is 1.8 into 10 to the power -5 and Kb for NH4OH is 1.8 into 10 to the power -5. The pH of ammonium acetate will be। किसका होगा भाई साहब? अमोनियम एसिटेट का pH कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे?
बताओ। अमोनियम एसीटेट मतलब सबसे पहले समझ लो, तो CH3 समझो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है पर ये भावात्मक क्वेश्चन है, ठीक है। CH3COOH प्लस NH4OH, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अमोनियम एसीटेट मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे अमोनियम मतलब ये, एसीटेट मतलब ये, मतलब NH4COOH, मतलब कुल मिलाकर के इन दोनों को हम मिलाने का काम कर रहे हैं। और जब मिलाने का काम करेंगे दोस्तों, तो बताओ एक चीज़ आपका एसिड है, प्योर एसिड है, और एक चीज़ बेस है। क्या देखो यहाँ पे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बराबर है, तो आप देखोगे इसकी भी 1.8 × 10⁻⁵, इसकी भी 1.8 × 10⁻⁵। दोनों की स्ट्रेंथ जब बराबर है, तो दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होने के बाद कारण एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है, बराबर स्ट्रेंथ वाली। और न्यूट्रल का कितना होता है मेरे भाई, तो बोलो न्यूट्रल का 7 होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को करना है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं नहीं, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम इज, जल्दी से बताइए, KLSO4.12H2NH4 का होल ट्वाइस FeSO4.6H2O, KAlMgCl2.6H2 Na3AlF6, ठीक है। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम इज, पोटाश एलम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब। पोटाश एलम का केमिकल फॉर्मूला का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका पोटाश मतलब पोटेशियम, एलम मतलब एल्यूमिनियम, तो पोटाश एलम का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा KLSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O, ठीक है, KLSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। तो पोटाश एलम का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा KLSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O, ठीक है, ध्यान रखिएगा, KLSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीज, चलिए ध्यान रखिएगा, है ना, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कल एक प्रश्न था मोहर सॉल्ट वाला, तो ये होता है मोहर सॉल्ट, है ना, ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है पूरा का पूरा, और ये कहलाता है, जो डॉट के बाद वाटर लगा रहता है, ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बताओ जरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे कितना है, सो योर आंसर विल बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6 यूनिट है। अगर इसमें पूछा जाए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो आप कहोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 12 यूनिट है, इसमें कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन्स मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो मेरे भाई कहीं पे भी अगर मर्करी शब्द आता है तो वहाँ पे एमलगम लगा होता है, ध्यान रखना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिंक का एमलगम, जिंक एमलगम, क्या हो जाएगा मेरे भाई, जिंक एमलगम, कहीं पे भी। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः क्या होता है, तो आप कहोगे जब स्टील आता है शब्द तो वहाँ पे होता है आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। जब वहां पे स्टेनलेस लग गया तो इसका मतलब वहां पे क्रोमियम ऐड है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है और आयरन और कार्बन उसमें मेन चीज होती है, ध्यान रखना, ओके। अगला प्रश्न ये होगा यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, कौन सा इनमें से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो बता सकते हो क्या कौन सा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन इसको जरा सा समझना कि भाई साहब जो जल्दी रिएक्ट कर जाए वो किसी को रिप्लेस कर सकता है। जैसे मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर आपका मैग्नीशियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन उसको नहीं हटा सकता है, अगर मैग्नीशियम आयरन से कम रिएक्टिव है तो उसको हटा सकता है। दैट मीन्स वी नीड टू गो फॉर द रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसका याद करने का तरीका होता है दोस्तों, इसको जरा सा जल्दी से आप देख लीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो जरा सा देखो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो किसी को भी अपने से नीचे वालों को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, कौन सा, क्या जिंक के ऊपर आयरन होता है, तो आप देखोगे इसमें बिल्कुल नहीं होता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। जिंक के नीचे आयरन होता है, मतलब आयरन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या मैग्नीशियम, आयरन मैग्नीशियम के ऊपर होता है, तो आप देखोगे नहीं, मैग्नीशियम तो भाई साहब सबसे ऊपर वाले में से है, आयरन तो उससे काफी नीचे है, तो सीधी सी बात है आयरन उसको रिप्लेस कर नहीं सकता है, ठीक है। तो अगला चीज है मेरे भाई, मैग्नीशियम और लेड में कंपेयर करो, तो मैग्नीशियम तो बहुत ऊपर है, लेड तो पता नहीं कितना नीचे है, तो ये भी लेड भी मैग्नीशियम को रिप्लेस कर नहीं सकता है। बचा क्या, कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो देखो जरा क्या आयरन कॉपर से ऊपर है, हाँ बिल्कुल आयरन कॉपर से ऊपर है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये रिप्लेस कर देगा, सो इट विल गो फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर, ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो जाना चाहिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स इन प्लेस, कोशिकीय श्वसन किसमें होता है, तो मेरे भाई जल्दी से बता दो कोशिकीय श्वसन किसमें होता है, तो आप कहोगे जल्दी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, तो बताओ उत्तर क्या होगा इसका,
जल्दी बताओ। तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसी को हम इसीलिए कहा करते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है तो पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? पावर हाउस ऑफ अ सेल। So which is known as the powerhouse of a cell? So your answer will be mitochondria. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग चीज है, गोल्गी बॉडी अलग चीज है, राइबोसोम अलग चीज है। समझना हो ये पूरी की पूरी चीजें तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। Which one of the following is not a greenhouse gas? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? जल्दी 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 उत्तर उत्तर उत्तर। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही मजेदार चीज है मेरे भाई, इसका उत्तर भी मैं आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको अगर डाउट आता है कोई भी तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। लेकिन मेन चीज ये है कि आपकी एक्टिवनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा मेरे भाई? कौन सी नहीं होगी ग्रीन हाउस गैस? तो कौन सी नहीं होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। अच्छा, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ तो वो ऑप्शन ही नहीं। ओके, वाटर वेपर भी एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होती है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न, सबसे आखिरी प्रश्न आज का ये है, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि 5 जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज। प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है मेरे भाई? सो योर आंसर विल बी वर्ल्ड हर्ट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड वोटिंग डे, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे। सो योर आंसर विल बी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो होप सो आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर होगी और ये सेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। हमारी टेलीग्राम लिंक से बिल्कुल जुड़िए और आगे के सभी सेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरे भाई शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि यही हमारा फ्यूल है। इसमें कमी करोगे यार तो हमारे एनर्जी लेवल में कमी आएगी और हम आगे के सेशन को बनाने में थोड़ा सा हमको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो भाई साहब इतना काम ज़रूर करिए। ये आपका टारगेट है कि इस पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे व्यूज़ दिलवाना। ये आप काम करके देखिए, हम पूरी एनर्जी से आपके लिए आगे के कोर्सेज लेकर के आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कंप्लीट सेशन। मिलते हैं जल्दी फिर से किन्हीं नए टॉपिक्स के साथ।